नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मित्रों, अपना वीडियो है वो हिंदी शिक्षण विधियों को लेकर के है और आपके रिट में जो शिक्षण विधियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण, आपका ये जो इकाई दी गई, यूनिटें दी गई है वो महत्वपूर्ण यूनिटें हैं। तो कुल मिलाकर के आपके सामने 3 यूनिट है जिसमें से 15% पूछे जाएंगे। तो आराम से इस वीडियो को देखिएगा। आगामी जो वीडियो होंगे वो भी इसी तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे। आपकी जो टोटल सामग्री आपको पूछी जाती है उसी के अनुसार हमारा प्रयास रहेगा कि इनमें से ही वो प्रश्न आ जाएं। इस प्रकार की सामग्री आपको दी जा रही है। तो आराम से, शांति से, सकारात्मकता के साथ इन वीडियो को देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, आपकी जो यूनिट पहली है शिक्षण विधियों की, तो उसमें क्या क्या है? उसमें है भाषा शिक्षण की विधियां हैं, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास। ये आपकी जो यूनिट 1 है उसमें दे रखा है। 3 यूनिटें आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलो देखो, ये जो आपके सामने वीडियो है इनमें प्रश्न भी होंगे और उनकी थ्योरी भी होगी और अच्छी तरह से आपको समझने को मिलेगा। तो आराम से देखिएगा, प्रेम से। नए मित्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे की वीडियो आराम से मिल जाए और एक बेहतरीन तैयारी हो सके। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं भाषा शिक्षण। तो भाषा जो शिक्षण होता है तो उसके बारे में जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। देखो, कुछ खास बातें हैं वो एक बार देख लेते हैं, बाद में आगे प्रश्न भी आएंगे। तो सबसे पहले मेन जो टॉपिक आता है इसमें, सबसे पहले कि भाषा क्या होती है। तो भाषा, आपको ये जानना जरूरी है कि भाषा चीज होती क्या है, और इसी से संबंधित आपके जो पहली यूनिट है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, भाषा होती क्या है? भाषा वह साधन है, क्या है? भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। आप समझ गए होंगे कि जब व्यक्ति, चाहे कोई भी प्राणी हो, मनुष्य केवल विशेष नहीं, कोई भी प्राणी हो, तो वो अपने जो भी अंदर के विचार हैं, अंदर की जो भावनाएं हैं, तो उनको जब वो बोल करके या फिर वो उन भावनाओं को, किसी दूसरे की भावनाओं को सुन करके या उसको लिख करके या उनको पढ़ करके, जो भी उनके मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, तो उनका जो आदान प्रदान होता है, एक से दूसरे में संप्रेषण होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा के बिना सब कुछ शून्य है। तो भाषा सभी की होती है, इंसानों की भी भाषा होती है, और जो जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, तो उनकी भी भाषा होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो खग है, खग की भाषा खग ही जाने, यानी जो पक्षी होता है उसकी भाषा पक्षी ही जानता है, और जो जैसे पशु है तो पशु की भाषा पशु जानता है। वो उन सब की अलग अलग भाषा होती है। व्यक्तियों की, हमारी मनुष्यों की अलग भाषा होती है जिसको हम जानते हैं, लेकिन अपनी भाषा है उसको लेकर अगर जानवरों में उसका प्रयोग किया जाए तो आप अगर उनको एक ही नाम से बुलाते हैं तो फिर वो उस नाम से भी वो आने लग जाते हैं, वो उस भाषा को समझने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब, भाषा है वो अभ्यास से भाषा का विकास होता है। और तुम भाषा है वो एक इस प्रकार का साधन है जिससे अपने विचार हैं उनका आदान प्रदान होता रहता है। अगली बात देखते हैं, दूसरे शब्दों में कहें इसको कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिख करके अथवा कथित रूप से, यानी कह करके दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, तो उसको भी क्या कहा जाता है? भाषा ही कहा जाता है। दूसरे की जो बात है वो हम समझ सके और जो हमारी जो बात है वो दूसरा समझ सके। तो ये किसके माध्यम से होता है? ये सभी भाषा के माध्यम से होता है। हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो भाषा के माध्यम से ही जुड़े हुए, नहीं तो हमारे मन, अगर भाषा नहीं होती तो हमारे जो मन में है वो आपके पास नहीं जाता, और जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं आता। तो ये सब भाषा से ही जुड़ा हुआ है।
अगला पॉइंट देखते हैं। देखो, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। आपने देखा होगा भाषा के 3 प्रकार। पहला होता है मौखिक भाषा, जो मुंह से बोली जाती है, जिससे जो विचार है उनका आदान प्रदान होता है। एक भाषा होती है लिखित भाषा, जिसमें आपके जो भी ग्रंथ वगैरह वो लिखे गए हैं, जिनमें जो भी ज्ञान की बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उनमें लिखी गई है, तो वो क्या होती है, लिखित भाषा होती है। और तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा, यानी इशारों में। तो इशारों वाली जो भाषा होती है, संकेत वाली जो भाषा होती है, उसको क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा। तो भाषा के 3 प्रकार हो गए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। ये टोटल मिलाकर के ये भाषा के ही प्रकार हैं। तो आप आराम से इनको समझ सकते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, भाषा के बारे में आपसे पूछा जाए तो आराम से आप बता सकते हैं। अब अगला जो बिंदु है वो देखते हैं, शिक्षण विधि। तो आपको शिक्षण विधियाँ इनमें पढ़नी है, और शिक्षण विधियाँ आपको पढ़नी है जो आप पहली कक्षा होती है उससे लेकर के 8वीं कक्षा तक का जो बच्चा होता है, उसको पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या आवश्यक होता है, किस तरह से उसको पढ़ाया जाए, क्या उसकी जिज्ञासाएं होती हैं, तो उनको समझने के लिए उसको शिक्षण विधियों का अध्ययन भी करना होता है, और उन्हीं जो शिक्षण विधि है उनका उन पर प्रयोग करना होता है, ताकि उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझा जा सके और एक सफल जो शिक्षण है वो करवाया जा सके। तो उनके लिए कुछ विधियां होती हैं। तो अपने सामने पॉइंट है कि शिक्षण विधि क्या होती है। तो देखो, शिक्षण विधि होती क्या है, किसी कक्षा कक्ष में कोई भी शिक्षक पाठ पढ़ाते समय, यानी जो भी शिक्षक अपनी जो भी सामग्री है, जो भी पाठ है, जो भी बात है, जो भी कुछ है, उसको अगर शिक्षक कहना चाहता है या बताना चाहता है या पाठ पढ़ाना चाहता है, तो उस समय जिस शैली का प्रयोग करता है उसे शैली या तरीके को शिक्षण विधि कहा जाता है। यानी बच्चों को किस तरह से हम समझाएं कि उनको समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाए। जो तरीका शिक्षक अपनाता है उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षण विधि कहा जाता है। अब देखो, शिक्षण विधि जो होती है उसका क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। सीमित कितना होता है कि एक शिक्षक होगा और उसके सामने उसके जो छात्र हैं, बालक हैं, वो होंगे उनके। तो शिक्षण विधि का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, शिक्षक और बालकों तक ही होता है, यानी एक कक्षा के भीतर ही ये होता है। और इसमें एक कक्ष और एक शिक्षक को ही ये प्रभावित करते हैं। कौन? शिक्षण विधियाँ। तो चलो, शिक्षण विधियाँ आपकी सही हो गया कि शिक्षण विधि होती क्या है। शिक्षण यानी पढ़ाने का एक तरीका, यही होता है शिक्षण विधि। तीसरा पॉइंट है कि शिक्षण प्रणाली। तो देखो, मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन इनमें कुछ अंतर है। शिक्षण प्रणाली क्या होती है? तो शिक्षण प्रणाली होती है कि किसी विद्यालय में सुबह से लेकर के शाम तक जिस तरीके से गतिविधियां संचालित होती है उसे शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। ये स्कूल के लिए लागू होता है। शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र व्यापक होता है, यह संपूर्ण विद्यालय को प्रभावित करता है। यानी एक जो शिक्षण प्रणाली होती है वो पूरी स्कूल के ऊपर या पूरी विद्यालय के ऊपर लागू होती है और ये पूरी विद्यालय को ही प्रभावित करती है। इसमें छात्र, सभी शिक्षक, सब कुछ आ गया शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो आपने देखा, भाषा, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली, इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो आप आराम से समझ करके उसको बता सकते हैं। अब चलते हैं अपनी भाषा के ऊपर। तो देखो, पहला प्रश्न है आपके सामने और फुल डिटेल से आगे उनकी जानकारी भी है। तो देखो, पहला प्रश्न है कि मानव जीवन में विचारों का मूल स्रोत होता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, भाषा, शिक्षा, चिंतन और भाव। तो आपको सोच समझ कर जो अपना उत्तर है वो चुनना है। तो आपका टेस्ट भी यहाँ पर हो जाएगा और आगे आपको जो सामग्री है वो समझने के लिए बेहतरीन तरीके से वो भी मिलने वाली है। तो देखो, मानव जीवन में विचारों का मूल स्रोत होता है, तो वो क्या होता है? तो इसका उत्तर तो होगा जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, भाषा। भाषा ही मानव जीवन में विचारों का मूल स्रोत होता है। अगर भाषा नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति है
तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा। आप देखते हैं कि कोई गूंगा व्यक्ति होता है, वो भी अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। किसके माध्यम से करता है? वो संकेतों के माध्यम से करता है। और जिसको बोली आती है तो वो किससे करता है? वो अपने जो भावनाएं हैं उनको भाषा के माध्यम से बता देता है, अपने विचारों को बता देता है। तो मानव जीवन में विचारों का मूल स्रोत क्या होता है? भाषा होती है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं। देखो, भाषा होती है, ये मानव जीवन की एक अभिन्न अंग मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना संपूर्ण पृथ्वी जगत पर किसी भी व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकती, जो हमने पहले जान लिया इसके बारे में। भाषा ही विचारों का मूल स्रोत है। विचारों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, और भाषा के बिना विचारों की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति संभव नहीं है। भाषा से ही हमारा बौद्धिक, भावात्मक एवं सामाजिक विकास संभव होता है। यानी एक व्यक्ति का भाषा से ही उसका जो सर्वांगीण विकास है वो संभव होता है, जिसमें बौद्धिक विकास आ गया, उसका भावात्मक विकास, सामाजिक विकास सभी उसके आ गए। तो भाषा के माध्यम से ही एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है वो संभव होता है। भाषा जो शब्द है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि भाषा शब्द है ये किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। तो हम जो बोल रहे हैं यही क्या है? हमारी भाषा है। अर्थात हमारे द्वारा जो भी मुख से ध्वनि समूह बाहर निकलता है, जिसका विश्लेषण होता है या अध्ययन किया जा सकता है, वही क्या होती है? भाषा होती है। तो ये आपने भाषा के बारे में जाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आराम से इनको समझ लीजिएगा, और बाद में इनकी PDF है वो आपको मैं इसी प्रकार से जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा। RG भास्कर के नाम से आप टेलीग्राम खोजोगे, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर दे दी जाएगी। देखो, दूसरा प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा में कौन कौन से तत्व होना अति आवश्यक है? भाषा विज्ञान कह दो, भाषा मनोविज्ञान कह दो। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा में कौन कौन से तत्व होना अति आवश्यक है? पहला ऑप्शन दे रखा है वाचिक एवं ऐच्छिक, दूसरा है मनुष्य के विचार विनिमय का माध्यम, तीसरा है संप्रेषणीयता, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी बोलना, उनमें इच्छाएं रखना, मनुष्य के एक विचारों को आदान प्रदान उसका होना, संप्रेषण होना, तो ये क्या होता है? ये भाषा के तत्व ही माने जाते हैं। तो इसमें जो उपयुक्त सभी है वो राइट हो जाएगा। वाचिक, ऐच्छिक, मनुष्य के विचार विनिमय का माध्यम और संप्रेषणता, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो है कि भाषा मानव की इच्छाओं का बोलने का समूह होता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति, मानव या कोई भी प्राणी है, वो अपनी इच्छाओं को बोल करके बता सकता है। भाषा का मूल आधार ध्वनि होती है। अब ये भी पूछ लिया जाए कि भाषा का मूल आधार क्या होता है? तो भाषा का मूल आधार होता है ध्वनि। ध्वनि के बिना तो भाषा भी अधूरी है, क्योंकि हमारे कंठ से निकलती है, जब अंदर से विचार आते हैं, और मुख से निकलता है ध्वनि, मुख से ध्वनि निकलती है और वही सुनाई देती है। अतः भाषा विज्ञान में उच्चारण या ध्वनि को प्रधानता देते हुए वाचिक अभिव्यक्ति को भाषा माना गया है। यानी जो हम मुंह से बोलते हैं वो उस अभिव्यक्ति को ही क्या माना गया है? भाषा माना गया है। भाषा ही मनुष्य के मन में उत्पन्न विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, सुनता है या उस पर विचार करता है, तो उसके मन में एक दृश्य उपस्थित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बिंब कहा जाता है। और ये प्रश्न इससे पिछले रिट में पूछा भी गया था कि भाषा के कितने बिंब होते हैं। तो देखो, भाषा के 4 बिंब होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दृष्टि बिंब, दूसरा होता है श्रुति बिंब, जिसको आप सर्वे बिंब भी कह सकते हैं और इसको दृश्य बिंब कह सकते हैं।
तीसरा होता है विचार बिंब और चौथा होता है भाव बिंब। तो इन बिंबों के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। आगे जो लास्ट का जो प्रश्न होगा उसमें दिया गया चित्र से। तो 4 बिंब होते हैं, ध्यान में रखिएगा 4 बिंब। और इन बिंबों के माध्यम से ही व्यक्ति जो भी कुछ देखता है या जो कुछ सुनता है या जो भी उसके मन में जो विचार आते हैं, जो भी भाव आते हैं, तो उनका दृश्य है वो उसके दिमाग में या उसके मस्तिष्क में बन जाता है। और उस छाया चित्र को ही क्या कहा जाता है? बिंब कहा जाता है। तो बिंब 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार आपके सामने हैं। अब देखो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भाषा होती है। भाषा होती है। ऑप्शन पहला है जन्मजात होती है, दूसरा है अर्जित, तीसरा है जन्मजात और अर्जित दोनों, और चौथा ऑप्शन है कभी जन्मजात और कभी अर्जित। तो सही उत्तर है अब आपको इसमें से चुनना है। तो सही उत्तर इसका होगा क्या, आप दिखाएं, अपना जो आइडिया है वो लगाइए कि भाषा किस प्रकार की होती है। तो अगर आपने जन्मजात इसमें खोज लिया कि जन्मजात अपना सही हो सकता है या अर्जित सही हो सकता है, तो क्या सही हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। भाषा हमेशा अर्जित होती है, भाषा जन्मजात नहीं होती है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आएगा इसी प्रकार से आएगा, भाषा होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात अर्जित दोनों होती है, या कभी जन्मजात या कभी अर्जित, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। इस प्रकार से प्रश्न इसका पूछ सकता है। तो भाषा होती है हमेशा अर्जित होती है। अब कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। देखो, भाषा सदैव एक अर्जित संपत्ति होती है, यानी ये माता पिता से नहीं मिलती है। इसको बालक जन्म लेने के बाद में भाषा का विकास हमेशा जन्म लेने के बाद में ही होता है, पहले नहीं होता है। बच्चा कभी भी माता के गर्भ में नहीं बोलता है और वो कोई भाषा नहीं जानता है, वो एक कोरे कागज के समान होता है। तो देखो, भाषा सदैव अर्जित संपत्ति होती है। कोई भी बच्चा जन्म से भाषा सीख कर नहीं आता, बाहरी वातावरण के कारण वो भाषा है वो सीखता है। आप देखते हैं जब बालक पैदा होता है तो वो लगभग 10, 11 या 12 महीने का होता है, तब जाकर के वो बोलना शुरू करता है। हाँ, उस टाइम में वो कुछ शब्द है वो जैसे माँ शब्द बोलता है, तो उस शब्द को एक ही शब्द सबसे पहले बोलेगा वो कि माँ शब्द हुआ, जो उसको आसान लगता है वही बोलता है और उसी को बार बार के बोल के अपना काम है वो चला लेता है। भाषा, देखो अगला पॉइंट है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का कोई एक रूप नहीं होता, समय के अनुसार ये बदलती रहती है। भाषा परिवर्तनशील का मतलब ये है कि पुराने समय में भाषा है वो अपनी संस्कृत रही थी, उसके बाद में दूसरी भाषा आ गई, फिर बीच में इंग्लिश भी आई, बाहरी जो गतिशील होती है भाषा, बाहरी व्यक्ति यहाँ से आए और भाषा वो चेंज हो गई। फिर अपनी भाषा पुराने समय में पाली भी आई थी और फिर हिंदी हो गई। तो भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। भाषा का कोई एक रूप नहीं होता, ये समय या काल के अनुसार बदलती रहती है। और हम जानते हैं कि अगले 50-60 सालों में या 100 सालों में भाषा और भी चेंज हो जाती है और होगी। भाषा गतिशील होती है। भाषा हर क्षेत्र, हर देश एवं हर जगह पर अलग अलग प्रकार की होती है। जब आप अलग अलग क्षेत्र में जाओगे, ये कहा जाता है कि हर 12 कोस के बाद में भाषा और पानी बदलता रहता है। तो भाषा हर क्षेत्र, हर देश और हर जगह पर अलग अलग होती है। भाषा मानव की संवेगों, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है, ये आपने जान लिया। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि भाषा मनोविज्ञान की दृष्टि से भाषा विकास का प्रमुख चरण माना जाता है। प्रश्न को सही तरीके से पढ़िएगा। भाषा मनोविज्ञान की दृष्टि से भाषा विकास का प्रमुख चरण माना जाता है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, जिज्ञासा, तत्परता, अनुकरण और अभ्यास। तो आप सही उत्तर क्या चुनेंगे इसमें से? तो सही उत्तर आपको चुनना होगा और वो होगा सही। इसका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो राइट होगा, अभ्यास। भाषा मनोविज्ञान की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भाषा का विकास होता है सिर्फ अभ्यास के कारण।
अभ्यास करेगा बालक तभी उसका विकास है भाषा का हो पाएगा। अनुकरण से भी नहीं होगा, जिज्ञासा से भी नहीं होगा, विकास केवल अभ्यास से होगा। अब देखो इसके पॉइंट है वो देखते हैं। भाषा मनोविज्ञान की दृष्टि से भाषा सीखने के लिए जिज्ञासा, तत्परता, अनुकरण और अभ्यास 4 प्रमुख चरण बताए गए हैं। ये चारों चरण है वो बताए गए हैं किसके अनुसार? भाषा मनोविज्ञान की दृष्टि से। भाषा को सीखने के लिए बालक में जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। सीखने के लिए उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा नहीं है तो शिक्षक का दायित्व बनता है। यहाँ पर शिक्षक जब बालक छोटा होता है तो उसका शिक्षक या गुरु उसकी माँ भी होती है, उसके परिवारजन भी होते हैं। वह उनसे जिज्ञासा उत्पन्न करे, उनको बोलने के बारे में कहे। जैसे बालक 10 महीने का, 12 महीने का है तो उससे कहा जाए कि बेटा ऐसा बोल माँ, तो वो बोलना शुरू कर देगा। कुछ वो टूटा फूटा बोलेगा लेकिन वो बोलने का प्रयास करेगा, और उसकी जिज्ञासा मन में होगी कि मैं भी जब अपनी माँ बोल रही है तो इस प्रकार से बोल लूँ, तो उसके मन में क्या होगा? जिज्ञासा होगी। और ये बड़े लड़कों में भी होता है। जब एक शिक्षक अच्छी तरह से स्पष्ट तरीके से बोलता है तो बच्चे भी फिर उसका अनुसरण करते हैं। उसका अनुसरण नहीं, उसका अनुकरण करते हैं। अनुसरण चीज़ एक अलग होती है, अनुकरण अलग होता है। तो अनुकरण करते हैं तो वो भी फिर स्पष्ट तरीके से बोलना सीख जाते हैं। अगला पॉइंट है, भाषा सीखने के लिए प्रयत्न या तत्परता की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर वो थार्नडाइक वाला नियम है वो लागू होता है। अगर बालक सीखने को तत्पर रहेगा तो जल्दी सीख पाएगा। तत्परता भी होनी आवश्यक है। भाषा अनुकरण जन्य है, यानी अनुकरण के द्वारा भी सीखी जाती है। इसको अनुकरण के माध्यम से सीखा जा सकता है, जिसका मुख्य स्रोत माता पिता, परिवार या समाज या कुटुंब होता है। तो एक बालक के लिए भाषा सीखने के लिए उसका सबसे पहले गुरु माना गया उसकी माता को, और उसके बाद में उसके परिवारजन या फिर उसका समाज या फिर उसका जो कुटुंब है वो सबसे पहले पाठशाला माना गया उसी का परिवार। बालक का जो परिवार होता है वही उसकी सबसे पहली पाठशाला होती है, और गुरु कौन होता है? उसकी माता। अगला पॉइंट है, भाषा का विकास केवल अभ्यास के माध्यम से ही हो सकता है। शिक्षक बालकों से जितनी बार अभ्यास करवाते हैं उतना ही उनका भाषा विकास है वो मजबूत होता है। जब बालक छोटा होता है तो उसके गुरु उसकी माँ होती है। जब उसकी माँ उसको बार बार कहेगी कि बेटा आपको माँ शब्द बोलना है, पापा शब्द बोलना है या कुछ और शब्द है वो बोलना है, तो वो बालक फिर उस एक ही शब्द को बार बार बोलेगा, माँ 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 या पापा पापा। तो उसका फिर वो बार बार अभ्यास करता है और उसको अच्छी तरह से बोलने लग जाता है। वो फिर वो दूसरा शब्द पकड़ता है, फिर तीसरा पकड़ता है, फिर चौथा पकड़ता है। इस प्रकार से वो शब्दों का अनुकरण करता हुआ उनको सीख जाता है, उनका अभ्यास करता हुआ सीख जाता है। अगला पॉइंट है, अभ्यास करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अभ्यास होता है ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कर करके सीखना ही क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास के माध्यम से ही भाषा का सबसे जो अच्छा विकास है वो या मजबूत विकास होता है। तो प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तम शिक्षण विधि की विशेषता है। तो जो उत्तम शिक्षण विधि होती है, एक शिक्षण विधि जो बालक को अच्छी शिक्षा दी जा सके, जिसके माध्यम से वो शिक्षक अच्छी शिक्षा उससे दे सके, तो वो जो शिक्षण विधि होती है उत्तम, उसकी क्या विशेषता मानी जाती है? देखो पहली इसमें विशेषता दे रखी है, शिक्षण विधि इस प्रकार की हो जैसे छात्रों को विषय वस्तु के प्रति प्रेरित करे, यानी जो भी उनकी विषय वस्तु है उसके प्रति उसको प्रेरित करे। इस प्रकार की शिक्षण विधि होनी चाहिए। दूसरा है, शिक्षण विधियां सुनिश्चित एवं प्रयोग करने योग्य होनी चाहिए। और तीसरा है, शिक्षण विधियां विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, यानी उनका एक सार्थक, उनसे बालक कुछ सीख सके, उसका समय बर्बाद ना हो, कम समय में अच्छा उसको लाभ मिल सके, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो अच्छी होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप देखिए इसका क्या होगा सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी हैं वो उत्तम शिक्षण विधियां मानी गई, उनकी विशेषताएं मानी गई है। एक जो शिक्षण विधि होती है उत्तम,
तो ये उसकी सभी विशेषताएं हैं। अब कुछ और है वो देखते हैं। शिक्षण विधि मनोविज्ञान सिद्धांतों का पालन करने वाली हो। विद्यार्थियों की योग्यता, स्तर, रुचि तथा उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षण विधि कम समय में प्रभावशाली होनी चाहिए। ये अपनी चर्चा कर ली। उत्तम विधि कलात्मक एवं व्यक्तिगत होती है। जो अच्छी विधि होती है वो कलात्मक एवं व्यक्तिगत विधि होती है, जिससे अध्यापक को वांछित एवं अवांछित का ज्ञान कराती है। क्या इसमें ठीक है क्या गलत है उसके बारे में शिक्षक को वो अवगत कराती रहती है और अच्छी शिक्षा बालक को मिल सके, उसमें कलात्मकता ला सके, वही क्या होती है एक उत्तम विधि मानी जाती है। उत्तम विधियां छात्रों में वांछित परिवर्तन लाती है और उनकी अच्छी आदतों का निर्माण करती है। एक उत्तम विधि होगी वही क्या करेगी, बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण कर पाएंगी, आदतें भी अर्जित होती है। शिक्षण विधि हमेशा गतिशील होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए, गतिशील, यानी समय के अनुसार उसमें सुधार होना चाहिए और समय के अनुसार ही वो अपना कार्य है उससे होना चाहिए। विद्यार्थियों के शारीरिक, सामाजिक, स्वेगात्मक गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए। उत्तम विधि वह भी होती है जो छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करे। तो एक विधि वो भी होती है जो छात्रों को स्वाध्याय यानी स्वयं बालक पढ़ सके, तो वो विधि भी क्या होती है एक उत्तम विधि मानी जाती है। और आगे जो अपनी विधि आएंगी तो उनमें विस्तार से अपन पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई विचार हमारी आत्मा के संपर्क से निकलता है तो हम भावनात्मक रूप से विचार अभिव्यक्त करते हैं। उस बिंब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बिंबों से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार बिंब कितने प्रकार के होते हैं वो उन्होंने पूछ लिए। तो देखो, पहला है दृष्टि बिंब, दूसरा श्रुति बिंब, तीसरा विचार बिंब और चौथा है भाव बिंब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा, भाव बिंब। यानी जब कोई विचार हमारी अपनी आत्मा को संपर्क करते हुए निकलता है तो हम उस विचार को अभिव्यक्त करते हैं, तो वो क्या होता है, भाव बिंब होता है। अब देखो विस्तार से जानते हैं। 4 बिंब बताए गए हैं और चारों ही महत्वपूर्ण है। पहला है दृष्टि बिंब, जिसको दृश्य बिंब भी कहा जाता है। जब भी कोई प्राणी उसमें इंसान, जानवर, पशु, पक्षी सब आ गई या वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है तो उसका चित्र या छाया चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, उससे दृष्टिबिंब कहते हैं। आपने कोई भी चीज़ सामने देख ली, जैसे आपने सामने देख लिया कि ये बोर्ड है, तो आपके सामने बोर्ड का नाम लेते आपके सामने उसका छाया चित्र आ जाएगा। आप कहीं पर आपने देख लिया कि ये भैंस है, तो आप उसके बाद में कई सालों बाद में भी देख लो, आपको उस चीज़ को देखते यानी भैंस को देखते ही क्या समझ जाओगे कि ये भैंस है, उसको आप गाय नहीं बताओगे। तो आपने जो भी कुछ देख लिया उसका जो छाया चित्र अपने मस्तिष्क में बन गया, तो वो क्या होता है, दृष्टिबिंब होता है। दूसरा है श्रुति बिंब, यानी सुनकर जो बिंब बनता है, आवाज़ सुनकर। तो जब हम पहले किसी प्राणी या क्रिया को होते हुए देख लेते हैं, जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही है उसको देख लेते हैं, जो भी प्राणी है उसको देख लेते हैं, उसकी आवाज़ सुन लेते हैं या उसके नाम को सुन लेते हैं, तो उसके मात्र से ही उसका छाया चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, उसी को श्रुति बिंब कहा जाता है। आपने कोई नाम सुन लिया, जैसे आपने सुन लिया कि गाय, तो आपके मस्तिष्क में चित्र बन गया कि गाय इस प्रकार की होती है। आपके सामने नाम ले दिया कि मंदिर, तो आपके दिमाग में चित्र आ गया कि मंदिर है वो इस प्रकार का होता है। तो एक नाम सुन करके, आवाज़ सुन करके ही आपके सामने उसका जो बिंब बन जाता है। आपने सुन लिया, मान लो कि आपने कहीं पर गए नहीं, कि कहीं पर दूर कोई किसी देवता के, आपने जैसे मान लो आपने जो भर्तृहरि है वहाँ पर मान लो आप गए ही नहीं, तो आपने देखा है कि भर्तृहरि है वो एक संत थे, तो आपने उसका जो चित्र आपके दिमाग में आ गया कि भर्तृहरि है वो
एक संत हैं, तो आपके दिमाग में उसके बारे में जो चित्र बना सुन करके, तो वही क्या होता है, श्रुति बिंब होता है। अब वो चित्र बना किस प्रकार का, लेकिन एक आकृति आपके दिमाग में बन गई कि इस प्रकार का हो सकता है। अगला तीसरा है विचार बिंब। जब कोई दृश्य सर्वे दिन इतना समीपता से बन जाए, यानी यहाँ पर दिन नहीं बिंब है, गलती से दिन बन गया लिखा गया। जब कोई दृश्य या सर्वे बिंब इतना समीपता से बन जाए कि हमारे मस्तिष्क में उसकी उपयोगिता महसूस होने लग जाए, तो वो विचार बिंब कहलाता है। यानी कि कोई भी चीज़ है जिसका दृश्य आपके विचार में आ जाए, कि कोई भी चीज़ जिसको देख या सुन करके उसकी समीपता के बारे में आपको मालूम चल जाए, तो वही क्या होता है, उसकी उपयोगिता के बारे में मालूम चल जाए आपको या महसूस हो जाए, तो वो क्या होता है, विचार बिंब होता है। दूसरा है भाव बिंब। जब कोई विचार हमारी आत्मा के संपर्क में निकलता है, तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो उस विचार अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, भाव बिंब कहते हैं। तो यह आप आराम से समझ गए। इनको 4 प्रकार के होते हैं, दृष्टि बिंब, श्रुति बिंब और विचार बिंब और भाव बिंब। तो आगे से गलत नहीं होनी चाहिए अगर पूछे जाते हैं, और यही शायद पूछने की संभावना है, क्योंकि बाकी पूछे जा चुके हैं इनके। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से प्रादेशिक भाषा नहीं है, कौन सी भाषा प्रादेशिक नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था पहले। पर ऑप्शन है गुजराती, मराठी, मलयालम, राजस्थानी। तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, प्रादेशिक भाषा नहीं है। अब आपके सामने है कि ये तो सभी प्रदेशों की भाषा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो राइट हो जाएगा, राजस्थानी। राजस्थानी कोई प्रादेशिक भाषा नहीं है, क्योंकि इस भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। संविधान की जो सूची है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है, तो ये प्रादेशिक भाषा नहीं मानी जा सकती। कुल टोटल मिलाकर के 22 भाषाएं शामिल हैं अब तक भारत में, जिनको प्रादेशिक भाषा की जो मान्यता है वो प्रदान है। देखो, भाषा के देश व समय एवं क्षेत्र के हिसाब से भिन्न भिन्न रूप प्रचलित हैं, जिसमें कुछ आपके सामने मुख्य हैं। पहली आती है मातृभाषा। मातृभाषा होती क्या है? मातृभाषा वही होती है जो माँ के द्वारा बच्चे को सिखाई जाती है, वही क्या होती है, मातृभाषा होती है। यानी घर की जो भाषा है, जो बच्चा सबसे पहले सीखता है अपने परिवार में, अपनी माँ के पास, अपने माता पिता के पास, अपने कुटुंब में जो भाषा सबसे पहले सीखता है बालक, वो क्या होती है, मातृभाषा होती है। क्षेत्रीय बोली क्या होती है? क्षेत्रीय बोली अलग अलग क्षेत्रों में, लगभग आपको बताया कि हर 12 कोस की दूरी के ऊपर जाकर के बोली और वाणी और जो पानी होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो वो क्या होती है, क्षेत्रीय बोली है। अपने जैसे शेखावाटी में अलग भाषा है, मारवाड़ी जोधपुर की तरफ अलग भाषा है, मेवाड़ी अलग भाषा है, इधर मेवाती भाषा है, जयपुर की तरफ ढूंढाड़ी भाषा है। चीज़ वही है, लेकिन बोलने का तरीका वहाँ पर अलग अलग है को कहीं पर 6 बोला जाता है, और जैसे अपने एकम बोली जाती है संस्कृत में, और अपने यहाँ पर शेखावाटी में बोल देते हैं पड़वा। तो ये से अलग अलग ये क्षेत्रीय बोली होती है। तीसरी आती है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा आपको बता दी, हर जो प्रदेश होता है उसकी एक मान्यता प्राप्त जो भाषा होती है उसको प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। राजभाषा। राजभाषा वो होती है एक देश की वो भाषा जिसमें जो राजकार्य किए जाते हैं, सरकारी कार्य जो किए जाते हैं, वही क्या होती है, राजभाषा होती है। और राजभाषा अपने भारत की क्या है, तो राजभाषा अपने भारत की हिंदी है, जो 14 सितंबर 1949 को इसको बनाया गया था भारत की राजभाषा। और 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो हाल ही में गया है हिंदी दिवस। अगली भाषा आती है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो हर राष्ट्र में लगभग यानी कि 2/3 अगर जो भाषा बोली जाती है वो क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन अपने देश में नहीं है राष्ट्रभाषा। आगामी कुछ दिनों में अनिवार्य रूप से हिंदी को किया जा रहा है, तो राष्ट्रभाषा बन सकती है। यानी कि लगभग ये 2/3 लोगों के द्वारा बोलने वाली भाषा होनी चाहिए, और लगभग 70-75% ये भाषा है वो समझ में आने वाली होनी चाहिए।
अब अपने दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश मिलती है, उत्तर में आते हैं तो हिंदी मिलती है। लगभग आधा आधा इसको जो प्रभाव वो दिखाई देता है, तो ये राष्ट्रभाषा भी नहीं है। अगला है छठा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम में ली जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, इंग्लिश है। तो ये कुल मिलाकर के हर देश में हर समय के अनुसार क्षेत्र के हिसाब से जो बदलती है वही क्या होती है, भाषाएं होती है, और वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो मातृभाषा, क्षेत्रीय बोली, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये क्या है, इसके भिन्न भिन्न रूप हैं। तो आज अपने वीडियो में इतना ही है जो भाषा से संबंधित था, केवल भाषा से संबंधित था ये। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है और ज़रूर पूछा जाएगा, तो आराम से इसको आपने समझा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आपको फालतू में बीच में लिखने के लिए डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। तो चलो टेलीग्राम जो अपना है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब अपना अगला वीडियो होगा इसी यूनिट का, जो भाषा शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण जो विधियाँ हैं उनसे संबंधित होगा, और लगभग कोशिश रहेगी सभी शिक्षण विधियों को सम्मिलित करने की, तो आपको ज़्यादा कम वीडियो में अच्छी से अच्छी सामग्री है वो मिल सके। तो चलो ठीक है, नए मित्र हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगामी वीडियो मिल जाए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपने जो भी व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह है उन पर सब पर इनको शेयर करते रहिएगा। चलो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।